जी बेटा, तो हम इसको किताब से डिस्कस करते हैं बाय प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को। ये आपके सामने बाय प्रोडक्ट, ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट हमने डिस्कस कर ली है एज अ रेवेन्यू, एज अदर इनकम और एज अ डिडक्शन फ्रॉम जॉइंट कॉस्ट। कॉमन कॉस्ट से लेस कर लेंगे, और ये जो कॉमन कॉस्ट से लेस करेंगे तो इसको वैल्यू कौन सी असाइन करेंगे? जो उसकी रिकवरी वैल्यू होगी, जो उसकी सेलिंग प्राइस होगी। तो ये एक एग्जांपल है, जरा इसको हम मिलकर सॉल्व करते हैं, उससे सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। जी, उसने कहा टू जॉइंट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ कॉमन प्रोसेस JP1 एंड JP2 ड्यूरिंग मार्च 9000 ऑफ मटेरियल दिस। क्या आप लोग एक DFD बनाएंगे? इस सवाल की डायग्राम बनाएंगे? सब लोग इस क्वेश्चन की DFD बनाइए ताकि फिर आपको सवाल समझ में आ सके। जो DFD बना ले वो डन लिख दे। बेटा ये वही सवाल है जो कल हमने किया है, उसमें सिर्फ एक चेंज आई है। क्या चेंज आई है बताएंगे आप लोग? ये सवाल कल हमने किया था 2-3 दफा, तो कल वाले क्वेश्चन के केस में इस सवाल में क्या चेंज आई है? बाय प्रोडक्ट, और वहां बेटी और क्या आई है? बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू 1.58 के रेट के लिहाज से। कल आपने टोटल रॉ मटेरियल के 8000 यूनिट लगाए थे, आज 9000 लगाने की वजह से 1000 यूनिट बाय प्रोडक्ट के आ गए। तो आपकी बाय प्रोडक्ट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? आपकी बाय प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी 1.58 इंटू 1000, सो दैट इज 1580, ये आ जाएगी। और इसमें से माइनस कर देंगे 1580, तो हमारी कॉमन कॉस्ट कितनी रह जाएगी? 135880 माइनस 1580। माइनस नहीं करना, बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया है। क्या हो गया यार? माइनस करके आंसर लिखिए 134300। अब जो आप ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट करेंगे JP1 और JP2 में, वो कितनी होगी? 134300। जी बेटा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? और एलोकेट हमने वही करनी है NRV मेथड के तहत। तो ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे 134, ताहिर जो बाय प्रोडक्ट का रेवेन्यू होगा उसको ज्वाइंट कॉस्ट टू बी एलोकेटेड में से माइनस कर देंगे। स्क्रीन पे मेरा एरो वाला हैंड देखें, आपकी ज्वाइंट कॉस्ट थी 135880, इसमें से बाय प्रोडक्ट का रेवेन्यू लेस कर दिया है। तो अब JP1 और JP2 में जो कॉस्ट एलोकेट करेंगे वो 1,34,300 होगी। अच्छा जी, ये जो इस पेज पे एग्जांपल है ये आपका आज का होमवर्क है, होमवर्क नंबर 1। कोई ऐसी खास मुश्किल नहीं है, तो इसलिए आपको होमवर्क दे रहा हूं। मैं बकौल ताहिर रोजे से पहले करने वाला मुश्किल सवाल करवा दूं आपको। सो स्टडी टेक्स्ट की हद तक ये चैप्टर खत्म हो गया मेरी तरफ से। अब आइए क्वेश्चन बैंक, आई कैप का क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में जैसे हमने देखा था कि हमने क्वेश्चन 7.9 किया ना किया बराबर है। जी काजमी करेंगे, अभी आप हौसला रखें, करेंगे। चले 7.9 किया ना किया बराबर है, कर लें तो ठीक है, ना करें तब भी कोई मसला नहीं है। 7.10 हमने क्लास में कर लिया बेटे। अब हम आते हैं नेक्स्ट, एक सवाल हम पीछे छोड़ के आए हुए हैं, वो है 7.5। ये सवाल हमने पीछे छोड़ दिया था 7.5, और ये इस टॉपिक का एक मुश्किल सवाल है, आसान सवाल नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। उसमें उसने आपसे क्या मांगा है? ये देखिए सवाल के अंदर बाय प्रोडक्ट भी है, मेन प्रोडक्ट भी है, 3 प्रोसेस हैं XYZ, हर प्रोसेस के अंदर से कोई प्रोडक्ट निकल रही है और हर प्रोसेस में कोई मटेरियल ऐड हो रहा है। वैसे तो यहां पे चीजें केजीज में है, तो ए के भी हम एज्यूम करेंगे कि ये 9500 केजीज है। फिर नॉर्मल लॉस की परसेंटेज है। ये सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस क्वेश्चन की DFD बनाइए, डेटा फ्लो डायग्राम बनाइए। वो डेटा फ्लो डायग्राम बनाने का आगाज मैं आपके साथ मिलके करता हूं।
उसका स्टेप मैं आपके साथ कर देता हूं, बाकी आप लोग फिर करिएगा। थोड़ा सा आपको पुश दे देता हूं डीएफडी बनाने के लिए, तो इंशाल्लाह उस पुश की हेल्प से आप बाकी डीएफडी ड्रॉ कर लें। जी किताबें खोल ली है सबने फिजिकली? जिसने बुक खोल लिया वो डन लिख दे। 6:30 बजे ठीक, चलें। अच्छा जी चलें बेटा, अब इसकी डीएफडी बनाते हैं। तो डीएफडी चूंकि सवाल में 3 प्रोसेस हैं, तो हम तीनों प्रोसेस का अलग अलग स्टेज बना लेते हैं। ये हमारा, बल्कि बेटा अगर हम ऐसा करें, आप सबने क्वेश्चन ओपन कर लिया है, तो मैं आपको, अभी हमारे दोस्त काजमी साहब याद कर रहे थे पैक की हैंडबुक, तो पैक की हैंडबुक में इसकी डीएफडी बनी हुई है, तो वो मैं आपके सामने ओपन कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर G20 का सोल्यूशन ये आपके सामने है जी, क्वेश्चन नंबर G20 का सोल्यूशन। अब आप पहले देखिए, इसके अंदर 3 प्रोसेस हैं इस कंपनी के। प्रोसेस X से मेन प्रोडक्ट आती है, प्रोसेस Y से मेन प्रोडक्ट आती है, और प्रोसेस Z से बाय प्रोडक्ट आती है। इसके अलावा जो हमें बताया गया है कि प्रोसेस X के अंदर आप रॉ मटेरियल A ऐड करते हैं, रॉ मटेरियल A 9500 kg, रॉ मटेरियल B 500 kg, यूं आपकी टोटल इनपुट हो गई 10,000 kg। जब ये टोटल इनपुट हो गई 10,000 kg की, यहाँ पे छोटा सा टाइपिंग एरर है, जो आपने यूनिट्स ट्रांसफर किए अगले प्रोसेस को वो है 9400, तो जो यूनिट्स आपने ट्रांसफर किए वो है 9400 kg। सो 9400 kg, और सवाल में गिवन है कि नॉर्मल लॉस है 4%, तो 10,000 का 4% इज 400, तो अब नॉर्मल लॉस बैलेंसिंग फिगर आ गया दोस्तों, यूं 10,000 की इनपुट 10,000 की आउटपुट से मैच कर गई जी। प्रोसेस ए में किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम जी, तो क्यों लिख दे। अब ये जो चीजें बहुत थोड़े लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, बाकी लोगों को समझ आ रही है? माहम, वकास, दिशान, इफ्रा, अहमद, बेटा कोई प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल शर्म नहीं करनी, फौरन बोलना है। हाँ, अब ये 9400 यूनिट्स प्रोसेस एक्स से प्रोसेस वाई में आए, तो ये ट्रांसफर इन हुए 9400। अब प्रोसेस वाई में आपने फर्दर 300 kg ऐड कर दिए, तो आपकी टोटल इनपुट होगी 9700 kg। ये यहां पे फालतू आया है। सो आपके जो यूनिट ट्रांसफर क्वेश्चन में गिवन है, जी असल नहीं है जी, जो यूनिट ट्रांसफर गिवन है वो 8000 है। सो 8000 यूनिट्स ट्रांसफर हो गए, बाय प्रोडक्ट के 1400 यूनिट्स बने, जो ये कंप्लीट यूनिट्स हैं ये आपने सेल कर दी हैं। बाय प्रोडक्ट के 1400 यूनिट्स बने, नॉर्मल लॉस है 5%, तो अब नॉर्मल गेन बैलेंसिंग फिगर आ गई 185। अब प्रोसेस 3 है बाय प्रोडक्ट का, बाय प्रोडक्ट के यहां से 1400 यूनिट्स आए और आपने नया रॉ मटेरियल ऐड किया 20 का, तो टोटल इनपुट हो गई 1420 और आउटपुट भी है 1420। उसमें से यूनिट्स कंप्लीटेड क्वेश्चन में गिवन है 1250, नॉर्मल लॉस 1420 का 5% 71, तो अब नॉर्मल लॉस 99 kg। ये सवाल है बेटा, सिर्फ क्वांटिटीज की हद तक, दिस इज द क्वेश्चन जी। इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो मेरी आपको बार बार ये सजेशन है कि जब भी मुश्किल सवाल आए, यू ड्रॉ अ डाटा फ्लो डायग्राम। आप इस तरह की एक डीएफडी उस सवाल के लिए ड्रॉ कीजिए, वो डीएफडी आपको क्वेश्चन में हेल्प करेगी। ठीक है बेटा, अब ये सवाल हो जाएगा। चले, ये आपका बेटा वो जो पिछला सवाल था वो तो होमवर्क नहीं था, मेन होमवर्क ये है आपका, आज का मेन होमवर्क ये है, होमवर्क नंबर 1। इसका सोल्यूशन आपने अंडरस्टैंड करना है। डीएफडी मैंने करा दी है, ये G20 है हैंडबुक का, तो इसका सोल्यूशन आपने अंडरस्टैंड करना है। अभी एक डीएफडी मैंने आपके सामने बनाई है, लेकिन एक डीएफडी मैं अब आपसे बनवाना चाहता हूं, अभी क्लास में टाइम है। ये 7 पॉइंट क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 7.5 है और उधर वो है श्री
अब जरा इधर एक सवाल रह गया, मुझे पता है वो कल करेंगे, वो इससे भी मुश्किल सवाल है, वो आप लोग ये सवाल कर रखेंगे तो वो क्वेश्चन कल करेंगे। अब जरा जैसे किसी और दोस्त ने हाईलाइट किया, आप जरा क्वेश्चन बैंक को छोड़ के तो अपनी पैक की हैंडबुक की तरफ आ जाएं। पैक की हैंडबुक का क्वेश्चन नंबर ये जो G1 है, ये इजी क्वेश्चन है, मैंने क्लास में इसीलिए डिस्कस नहीं किया। ये आप लोग कर लेंगे एज सून एज पॉसिबल, जब आपके पास टाइम होगा, वीकेंड पे कर लें या जब टाइम हो तब कर लें, ये कंपल्सरी नहीं है आज ही करना। क्वेश्चन नंबर G2 भी इजी क्वेश्चन है, ये भी जब आपके पास टाइम होगा तब आप कर लीजिएगा, एज सून एज पॉसिबल, व्हेन टाइम अलाउज यू आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर G3 अभी नहीं करना, ये रिवीजन लेवल क्वेश्चन है। उमर फरहान साहब को हम चीजें नोट करा रहे हैं, उमर फरहान साहब हमें याद कराएंगे जुलाई के एंड पे या अगस्त के स्टार्ट में, तब हम ये सवाल करेंगे। तब तक उम्मीद है आप बाकी सारे सवाल एक दफा कर चुके होंगे। सो G3 प्रोबेबली इस टॉपिक का मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अभी नहीं करना, पहले बाकी सवाल कर लें। G4 जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग प्लस प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल है, ये भी आपने पिछले चैप्टर्स की जब रिवीजन कर रहे हो तो एज सून एज पॉसिबल करना है। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, कॉलिन लिमिटेड। नहीं बेटा ये मुश्किल चैप्टर है अहमद, इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए मेरा बेटा, सारी चीजें उधर नहीं कर सकते जी। इस वक्त आपके सामने है हमारा क्वेश्चन G5, करें जी इसको स्टार्ट करें, G5 को स्टार्ट करें, कॉलिन लिमिटेड। अभी आप सब लोग फिलहाल ये करें, ज्वाइंट कॉस्ट बताएं कि ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है। ये चूंकि लंबा सवाल है, इकट्ठे नहीं, सारी कुछ चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती, तो ज्वाइंट कॉस्ट बताइए, ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है। रिक्वायरमेंट का एक हिस्सा कर लेते हैं अभी क्लास में जी। ज्वाइंट कॉस्ट कैलकुलेट करें तमाम लोग, जब कर लें तो डन लिख दें जी। बेटा ज्वाइंट कॉस्ट तो बहुत आसान है, ज्वाइंट कॉस्ट बताइए कितनी है। ठीक है, उमर ने एक जवाब दे दिया, बाकी लोग भी बताएं जी। बिल्कुल ठीक है, 9 मिलियन, बिल्कुल ठीक है, ज्वाइंट कॉस्ट 9 मिलियन है। अब आपने ज्वाइंट कॉस्ट अपोर्शन करनी है ज्वाइंट प्रोडक्ट्स में, 9 मिलियन पे किसी को एतराज? अच्छा, अब आप ये बताइए कि वो कौन कौन सी दो ज्वाइंट कॉस्ट हैं जिसपे आपने इस कॉस्ट को एलोकेट करना होगा। 9 मिलियन किस किस की कॉस्ट है यार, जल्दी बताइए भाई, एक सेकंड की बात है। 9 मिलियन कॉस्ट है पॉलन और स्टिग्मा की, नहीं विकास, पॉलन और स्टिग्मा, पॉलन एंड स्टिग्मा। सो 9 मिलियन कॉस्ट है किस किस की, ये दो प्रोडक्ट्स हैं, ये खर्चा हुआ है पॉलन और स्टिग्मा के ऊपर 9 मिलियन का। हमने कितना रॉ मटेरियल लेके काम शुरू किया, 75,000 kg रॉ मटेरियल था। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम जी, 75,000 kg तक। अच्छा ये बताइए जब 75,000 kg रॉ मटेरियल लेंगे तो पॉलन कितना बनेगा और स्टिग्मा कितना बनेगा, ये कैलकुलेट करें। What will be the output of pollen and stigma in the ratio if input is 75,000? जी दो जवाब आए हैं, उमर आपका जवाब गलत है, शाबाश। मां ईमान का जवाब ठीक है, बाकी लोग भी कर लें। ईमान के जवाब ठीक है, उमर का जवाब तो गलत है। बाकी बताइए भाई, बाकी कहां चले गए? माहम, अहमद, शिराज, वकास, फजल, हसन, काजमी, सारे कितने गायब हो गए? इको कुड़ी जवाब दे रही नहीं आता है, रफ्तारी तो नहीं ना। देखो बेटा एनर्जी के साथ तो पढ़ना पड़ेगा ना, कोई और ऑप्शन नहीं है मेरा बेटा। हाँ ठीक है, शाबाश। अब ये देखिए, आपने लगाया रॉ मटेरियल 75,000 kg और इनपुट आउटपुट रेशियो है 90:88, तो ये आपकी इनपुट हो गई। तो आपकी आउटपुट कितनी आएगी? आउटपुट आएगी 75,000 का 88%, तो कितनी होगी आउटपुट?
75,000 का 88% क्या हो गया बताइए? 66,000। तो 75,000 की इनपुट लगा के आउटपुट आएगी 66,000, और ये 66,000 डिवाइड होगी बिटवीन फॉलोइंग एंड सिग्मा 65 और 35। तो 66,000 का 65% क्या आया? 66,000 का 65% 42,900, ये पॉलन हो गया। और 66,000 का 35% 23,100, ये सिग्मा हो गया। ठीक है, ये बात समझ आ रही है यहां तक? अब बेटे ये हमने आगे फर्दर प्रोसेस किसको करना है, पॉलिन को कि स्टिग्मा को? जी पॉलिन को करना है। क्वेश्चन में मेंशन्ड है पॉलिन को फर्दर करते हैं। हाँ तो पॉलिन को फर्दर करेंगे। तो पॉलिन कितना बना है? 42,900 पॉलिन बना है। 42,900 पॉलिन बना, और हमने इसमें मटेरियल वाई ऐड कर दिया कितना? 12,000 किलो। तो 12,000 किलो मटेरियल वाई ऐड कर दिया, तो टोटल हमारे पास कितना बन गया? टोटल कितना हो गया? डिपार्टमेंट बी के लिए इनपुट कितनी होगी? 42,900 प्लस 12,000 इज 54,900। ये 54,900 की इनपुट हो गई डिपार्टमेंट बी के लिए। तो इसमें से आउटपुट कितनी निकलेगी? सीड कितना बनेगा? 54,900। बताए ना काजमी, यूनिट्स बताइए बेटा। वहां गंदा बच्चा। तो 52,704 इसका 96%। तो आपका जो बनेगा सीड वो बनेगा 52,704 kg। जी यहां तक किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम? चलिए रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज इजी। तो ये आप लोगों ने कंप्लीट करना है। अभी कल का दिन मैं और लगाऊंगा इस पे, इसके और कुछ मुश्किल मुश्किल सवाल हैं वो करने हैं। वरना तो जैसे अहमद जान ने मशवरा दिया था, मैं सारे सवाल कहता कि बाद में करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो सवाल मुझे बाद में कराना है वो बाद में कराना है, जो अभी कराना है वो अभी कराना है। ठीक है जी? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो क्यों लिख दे, नहीं तो रेगुलर क्लास मेरी तरफ से ऑफ है। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज। उमर वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में करें, जाहिद कैलाशी साहब को राब्ता करें। जी अल्लाह हाफिज जी, अस्सलाम वालेकुम। 1-2 मिनट का पॉज। इस्लामाबाद में बारिश हो रही है? कहां बारिश हो रही है ताहिर? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद, फजल, हसन, इफ्रा, ईमान, वकास, ताहिर, जीशान। जी बेटा जी, अब हम कल का सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे इन्वेंटरी मैनेजमेंट में ईओक्यू का चैप्टर। उस ईओक्यू के चैप्टर के अंदर हमने डिस्काउंट के मामला को हैंडल किया था। उन डिस्काउंट के मामला में कुछ सवाल हमने कल क्लास में किए थे और कुछ सवाल आपका होमवर्क थे। जी कौन सा होमवर्क था? भी कौन सा कल पहला होमवर्क क्या था फजल? जी 2.4 एबीसी तो पिछला होमवर्क था ना हमेशा। 2.4 और 2.6 ठीक है जी। ये 2.4 आपके सामने है। कल हमने इसमें एनुअल रिक्वायरमेंट डिस्कस कर ली थी। एनुअल रिक्वायरमेंट वाज 1.89 मिलियन। किस किसने किया भी पूरा सवाल बताएं? वकास ने किया है, शिराज ने किया है, फजल ने और ईमान ने किया है और हसन ने। ठीक है बेटा बताइए इसके अंदर प्रॉब्लम। चलिए अहमद को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फजल को 0.6 में प्रॉब्लम है। 0.6 में तो लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरर ऑफर्स 2% डिस्काउंट ऑन परचेज ऑफ 500 यूनिट्स और मोर एज अ बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट। द कंपनी इंटेंड्स टू अवेल दिस डिस्काउंट। ठीक, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो प्रॉब्लम समझते हैं। क्योंकि सप्लायर डिस्काउंट दे रहा है और डिस्काउंट कंपनी अवेल भी करना चाहती है, तो जो पर यूनिट कॉस्ट हम ईओक्यू करेंगे। हाँ अहमद वो फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है ना, इसलिए हमने स्टॉक को बिल्टअप किया है।
जी ठीक है। हाँ जी फजल, मैं अब आपके साथ बात कर रहा हूँ। 2% डिस्काउंट है ना परचेज प्राइस पे, तो आपकी परचेज प्राइस कितनी आ रही है? 450। 450 पर यूनिट है ना परचेज प्राइस। हाँ जी, तो जब इसके ऊपर 2% डिस्काउंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 450 2% डिस्काउंट, इसका 98% हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द प्राइस? 441। अब आप जो पर यूनिट कॉस्ट कंप्यूट करेंगे वो 441 के लिहाज से करेंगे, ठीक है जी। अब ये दूसरा ये बताइए, इसके अंदर जो कैरिंग कॉस्ट है इसमें से रेलेवेंट कौन सी और इररेलेवेंट कौन सी है? गोडाउन रेंट रेलेवेंट कैरिंग कॉस्ट है, इररेलेवेंट कैरिंग कॉस्ट है? इररेलेवेंट है। क्यों इररेलेवेंट है ईमान? जी जी, फिक्स है ना, ऑर्डर लेवल चेंज होने से चेंज नहीं होगी। तो ये जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है ये रेलेवेंट है, इररेलेवेंट है? ये रेलेवेंट है। दिस इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंटरी। ठीक है, कोई और पॉइंट जी इसमें से किसी ने सवाल में? चलिए ठीक है, दूसरे सवाल पे चलते हैं। ये मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटर्स का सेकंड क्वेश्चन था जी आपका होमवर्क। जी, किस किसने ये अटेम्प्ट किया मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटर्स? अहमद ने किया और फजल, वकास, ईमान और हसन। ठीक है बेटा, इसमें एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी, एनुअल डिमांड इन द कंट्री इज 2.4 मिलियन। तो आपकी एनुअल डिमांड कंट्री का 2.4 मिलियन टन है और उसमें एमडीएल का शेयर 32.5% है। तो फिर एमडीएल के लिए एनुअल रिक्वायरमेंट क्या होगी? एमडीएल के लिए एनुअल रिक्वायरमेंट होगी 78,000। इसमें किसी को प्रॉब्लम आई थी? ठीक है। दूसरा इसके अंदर कॉन्सेप्ट था, हमने चूंकि यहाँ पे जहां भी चीजें परसेंटेज में दी होती है, हमने ये एग्री किया था कि चीजें जब परसेंटेज में दी हुई है, जैसे ये 1% ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है, तो ये परसेंटेज किस पर अप्लाई करते हैं? हाँ पूरी बात बताएं अहमद। पर यूनिट कॉस्ट पे। हाँ, परचेज प्राइस पे नहीं, पर यूनिट कॉस्ट पे। और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? अब वकास से पूरी बात बताइए जी। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? सेल प्राइस गिवन है, साथ ही हमें क्या गिवन है? जीपी रेट। तो इस सेल प्राइस और जीपी रेट से हम क्या निकालेंगे? कॉस्ट निकालेंगे। तो कॉस्ट क्या आई? शिराज ने जवाब लिख दिया, कॉस्ट है 17,700 और कैरिंग कॉस्ट है उसका 1%। तो आप जो इंटरेस्ट कॉस्ट लेंगे दैट विल बी 177। ठीक है जी। कोई और प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में तो बताइए। चलिए ठीक है। जिशान आपका जवाब नहीं आया। चलिए ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट आगे बात करते हैं। जो नेक्स्ट हमने इस वक्त डिस्कस करना है इशू, वो है इन्वेंट्री लेवल। इन्वेंट्री लेवल हमारे पास जो है उसमें से एक इन्वेंट्री लेवल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो हम ऑलरेडी इन्वेंट्री लेवल पढ़ चुके हैं वो क्या है? वो है ईओक्यू। और ईओक्यू का दूसरा नाम क्या है? ठीक है वकास, ऑल्टरनेट नेम क्या है? ऑर्डर साइज। हमने अपना ऑर्डर कितनी क्वांटिटी का रखना है? ऑर्डर क्वांटिटी जी। और इसका फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम और फिर सबका अंडर रूट। ठीक है, अब हमने इससे आगे जाना है। जहां तक बेटा ये मामला है, ये सारे इन सारे मामला के अंदर दो चीजें हमारी अनसर्टन है।
ये सारी चीजें दो मामलात पे डिपेंडेंट है, एक है आपकी यूजेज और एक है लीड टाइम। हाँ हसन, अभी हम पढ़ेंगे ना बेटा, फिर समझ आ जाएगा कि बफर स्टॉक को कुछ क्यों नहीं किया, अभी पढ़ाया नहीं है, आज के लेक्चर के बाद वो समझ में आएगा। वैसे उस क्वेश्चन में उसकी टेक्निकली कोई इंप्लीकेशन नहीं थी। ठीक है, ठीक है हसन। हाँ चलें, यूजेज और लीड टाइम। व्हाट इज लीड टाइम? डिफरेंस, हाँ नहीं वकास, ईमान की बड़ी ज्यादा अच्छी है। टाइम गैप बिटवीन ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग, एक चीज ऑर्डर करके रिसीव करने के दरमियान जो वक्त लगता है वो लीड टाइम है। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास आसान सवाल नहीं, मैं डायरेक्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं। कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी है। जब कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी हो तो आपका लीड टाइम का एक मैक्सिमम का एस्टिमेट है, एक मिनिमम का एस्टिमेट है और एक एवरेज का एस्टिमेट है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कराची से लाहौर माल आने में मैक्सिमम 3 वीक्स लग सकते हैं, और अगर अपना ट्रक करें पूरा और कहें फटाफट लाहौर पहुंचना है तो भी 1 हफ्ता तो लगेगा ही लगेगा, और आम तौर पे 2.5 हफ्ते में माल आ जाता है। सो दिस इज लीड टाइम। ठीक है, अब यहां पे एक बात जो अंडरस्टैंड करनी है वो ये कि ये जो एवरेज है ये मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2 नहीं है। ऑन एवरेज मुझे कॉलेज से निकल के अपने घर जाते हुए आधा घंटा लग जाता है। बाज़ दफा सुबह के टाइम जब सड़कें खाली होती हैं तो मैं 20 मिनट में भी आ जाता हूं, ये मिनिमम हो गया, और रश ज्यादा हो तो फिर तो घंटा 1.5 घंटा कुछ भी लग सकता है। सो दिस इज एवरेज इज नॉट देयर। नेक्स्ट इज यूजेज। आपकी यूजेज कितने यूनिट्स हैं? तो फॉर एग्जांपल माय मैक्सिमम यूजेज इज 1500 kg ऑफ रॉ मटेरियल। मेरी बर्गर की दुकान है, चांद रात पे मैं 1500 बर्गर बेचता हूं, इससे ज्यादा नहीं है। ऑन एवरेज मेरी दुकान से 1200 बर्गर बिकते हैं। रोजों में भी रोजा 800 रोजा फोर मिल जाते हैं, 800 की हो जाती है, मैंने उल्टा लिख दिया, इसको ठीक कर देते हैं। सो मिनिमम इज 800 एंड एवरेज इज 1200। अगेन आप लोगों ने देखा होगा कि ये एवरेज सिंपल एवरेज नहीं है जी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो क्यों लिख दे, वरना मैं आगे चलूं। चले ठीक है, ये मैंने बातें इसलिए की है, कॉन्टेक्स्ट इसलिए दिया है कि जो मैंने इन्वेंट्री लेवल दिए हैं इसको अगर आप लोगों ने लिख लिया तो ठीक है, वरना कैमरे से इसका स्नैपशॉट ले लें, बिकॉज मैंने स्क्रीन चेंज करनी है। स्नैपशॉट जो ले ले वो डन कर दें, कोई एक आध ले ले स्नैपशॉट, जल्दी करो, शाबाश। चलें ठीक है, अहमद ने ले लिया, ने ले लिया। अच्छा जी, अब जो सेकेंड इन्वेंट्री लेवल हमने डिस्कस करना है, दिस इज रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल मींस व्हेन शुड नेक्स्ट ऑर्डर बी प्लेस्ड, और ये कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी है। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। अब यहां पे बेटा हमने यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करनी है। अगर हमारा लीड टाइम वीक्स में है तो यूजेज भी वीक्स में होगी, पर वीक होगी। लीड टाइम डेज में है तो यूजेज भी डेज में, लीड टाइम मंथ्स में है तो यूजेज भी मंथ्स में। तो हमारे जो गिवन डाटा था उसमें हमारी मैक्सिमम यूजेज कितनी थी पर वीक? व्हाट वाज द मैक्सिमम यूजेज पर वीक? 1500 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल। और मेरा मैक्सिमम लीड टाइम कितना है? 3। इसका मतलब है जब मेरे पास 4500 kg रॉ मटेरियल रह जाए तो मुझे फोन कर देना चाहिए कराची अपने सप्लायर को कि माल भेज दो। रीऑर्डर लेवल समझ आ गया? अब मैं सप्लायर को क्या कहूंगा, कितना माल भेजो, कितनी क्वांटिटी भेजो? कितने यूनिट्स मंगवाऊंगा सप्लायर से?
जल्दी 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 शाबाश। हाँ, EOQ मंगवाऊंगा जो मैंने ऑर्डर साइज डिटरमिन किया हुआ है। तो यहाँ सवाल में गिवन नहीं था, मैं आपको खुद बता देता हूँ, मेरा ऑर्डर साइज है 12,000 यूनिट्स। EOQ ईमान ने सही जवाब दे दिया। तो जब मैं सप्लायर को फोन करूंगा, सप्लायर मुझे कितनी चीजें भेजेगा? 12,000। और मैं कब करूंगा? जब मेरे पास 4500 kg रॉ मटेरियल रह जाएगा, तो मैं सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करूंगा कि मुझे माल भेजो, और वो मुझे कितना माल भेजेगा? 12,000 का माल भेजेगा। ठीक है भाई, चलें इससे आगे। चलिए next thing is, my third formula is maximum inventory level. Now my friends, maximum inventory level and maximum usage are two different things. हाँ, अभी ताहिर आते आते जीरो नहीं होने देंगे ना, नीचे आगे पढ़ रहे हैं बातें। सो मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस EOQ माइनस मिनिमम यूजेज इंटू मिनिमम इन्वेंटरी लेवल, मिनिमम यूजेज इंटू मिनिमम इन्वेंटरी लेवल। और मेरे इस क्वेश्चन में मेरा रीऑर्डर लेवल क्या है? 4500 प्लस EOQ क्या है? 12,000 माइनस मेरी मिनिमम यूजेज कितनी है? 800 और मेरा मिनिमम लीड टाइम कितना है? 1। तो व्हाट विल बी माय मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल? जी कंप्यूट करके बताएं जल्दी जल्दी शाबाश। हाँ नहीं हसन, गलत किया आपने कैलकुलेशन ना। 4500 प्लस 12,000 इज 16,500 माइनस जीशान का जवाब ठीक है 15,700। अब मेरे पास ज्यादा से ज्यादा चीजें कितनी होंगी किसी भी वक्त? 15,700। ठीक है हसन। नेक्स्ट थिंग इज सेफ्टी स्टॉक, मिनिमम स्टॉक। इसी को बफर स्टॉक भी कहते हैं हसन, जो आप पूछ रहे थे। पढ़ा नहीं ना हुआ था इसलिए मैंने आपको बताया नहीं था। बफर स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक, मिनिमम स्टॉक। मेरे पास कम से कम स्टॉक में कितनी चीजें होनी चाहिए? इससे नीचे मेरा स्टॉक लेवल नहीं जाना चाहिए। इससे नीचे मेरा स्टॉक लेवल जाएगा तो मेरी प्रोडक्शन के बंद होने का खतरा है। तो इसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इंटू एवरेज लीड टाइम। तो मेरा रीऑर्डर लेवल क्या है? 4500। यहां पे मैंने कराची फोन किया था, कराची से माल आने तक मेरी एवरेज यूजेज कितनी है रोज की? वीक की, सॉरी वीक पे पढ़ रहे हैं। व्हाट इज माय एवरेज यूजेज? इज 1200। और ऑन एवरेज कितनी देर में माल आ जाता है? 2.5 वीक्स। तो मेरा मिनिमम लेवल क्या हुआ? व्हाट इज माय मिनिमम? अब मेरे पास 1500 kg चीजें पड़ी हुई होंगी जब मेरे पास कराची से माल रिसीव हो जाएगा ऑन एवरेज। एक्सेप्शंस में एग्जिस्ट, बट ऑन एवरेज 1500 चीजें पड़ी हुई होंगी। ज्यादा से ज्यादा मेरे पास कितनी चीजें हो सकती हैं? 15,700। मैं कब ऑर्डर प्लेस करता हूं? जब 4500 चीजें रह जाती हैं। और कितने का ऑर्डर प्लेस करता हूं? जब मेरे पास 12,000 चीजें रह जाती हैं। अब मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री कितनी होती है? व्हाट इज माय एवरेज इन्वेंट्री? एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। ये सारे फॉर्मूले मैं अभी स्टडी टेक्स्ट से भी आपको दिखा दूंगा। तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला इज ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। मेरा ऑर्डर साइज होता है EOQ विच इज 12,000 डिवाइड बाय 2 6,000 प्लस सेफ्टी स्टॉक इज 1,500। तो माय एवरेज इन्वेंट्री वुड बी 7,500 यूनिट्स। जी यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, मैं अगर इसका बुक से लिंक क्रिएट कर लूं, 1 मिनट लगेगा किताब खोलने में। ये रीऑर्डर लेवल और बफर स्टॉक का पेज है बुक का, पेज 29 से वो शुरू हो रहा है। काफी लंबी डिस्कशन है, मैंने आपको ब्रीफ लेवल पे बताया है, तो इतनी लंबी बातें करने की जरूरत नहीं है। बस मुख्तसर बात याद रखते हैं जो एग्जाम लेवल से इंपॉर्टेंट है। ये रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है, मैक्सिमम यूजेज, यही फॉर्मूला मैंने आपको कराया है। देन उसके बाद
ये एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है, क्यू इज ऑर्डर साइज, ये सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला है, ये मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का फॉर्मूला है, और ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल ही है जो मैंने डाटा सारा लिया है। तो डाटा अगर आपने नहीं भी नोट किया तो ये सारी एग्जांपल का यही डाटा था जो मैंने आपको सॉल्व करवाया। ठीक है जी, जरा इसको आप डायग्रामेटिकली समझते हैं। हाँ, बुक का पेज नंबर था 20। अब हम ये देखते हैं, ये हमारा ग्राफ है, तो सॉरी मेरी डायग्राम कोई इतनी अच्छी नहीं है। ये यहाँ पे हमारी इन्वेंट्री है कि हमारी पास इन्वेंट्री कितनी है, और ये एक्स एक्सिस पे हमारी टाइम लाइन है, वक्त का पहिया जो आगे चल रहा है। तो ये हमने कहा हमारे पास यूनिट्स हैं से 3000। चलो मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूं ताकि ग्राफ बनाना आसान हो जाए, आप लोग भी समझ सके। सो दिस इज सपोज 2000, 4000, 6000, 8000, 10,000, 12,000, 14,000, 16,000। अब साल शुरू होते साथ ही मैं क्या करूंगा, मैं इस पे अपने इन्वेंट्री लेवल्स मार्क कर लूंगा। नाउ माय फर्स्ट इन्वेंट्री लेवल इज माय रीऑर्डर लेवल, और रीऑर्डर लेवल कितना था 4500। ये मेरा रीऑर्डर लेवल है, इस पे आके मैंने नया ऑर्डर प्लेस करना है। और मेरा सेफ्टी स्टॉक बफर स्टॉक कितना था 1500, ये मेरा सेफ्टी स्टॉक है। और मेरा मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल था 15,700, ये मेरा मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल है। यहां तक डायग्राम में कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं पहुंचूंगा सेफ्टी स्टॉक पे, तो मैं नया यहाँ पे रीऑर्डर लेवल के पॉइंट पे, तो मैं नया, जरा आपको पता है टिप इसकी बारीक नहीं है, नया ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। इसके बाद मैं माल यूज करना शुरू करूंगा, माल कम होना शुरू होगा, और इस दरमियान से जिशान मेरा सप्लायर है दुबई से, उसने माल भेज दिया। जब मेरा इन्वेंट्री लेवल पहुंचा 2000 पे, तो मेरा माल आ गया, तो इसके बाद मेरा 14,000 चीजें होंगी मेरे पास। फिर मैंने माल इस्तेमाल करना शुरू किया, पहुंचते 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 जब मैं पहुंचा 4,500 पे, फिर मैंने फोन किया, माल आना शुरू हुआ। इस दफा खुदा ना खास्ता जिशान की वालदा की तबीयत खराब थी, उसने माल लेट भेजा, और मैंने थोड़ा सा माल बफर स्टॉक से यूज करके मैं 1000 पे पहुंच गया। अब मेरा माल आ गया 13,000। और मैंने जिशान की डांट डपट की। जिशान ने इस दफा जब मैंने माल ऑर्डर को प्लेस किया तो 3,000 पे जिशान ने माल भेज दिया, तो मेरे पास 15,000 चीजें होगी। तो ऑन एवरेज मेरा बिजनेस साइकिल सारी जिंदगी इसके लिए रिवॉल्व करता रहेगा। इन नॉर्मल कंडीशन I will not be exceeding this maximum inventory level, and I will not be going down through this minimum inventory level. ठीक है बेटा? चलिए, अब ये फॉर्मूलाज आपने क्रैम करने हैं, ये उसकी एप्लीकेशन है, इसको भी ध्यान में रखना है। इस पे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन इस पे आया हुआ वो रॉबिन लिमिटेड के नाम से आया हुआ है। दैट इज क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन 2.7। ये सब स्क्रीन पे आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2.7। ठीक है हमें, तो ये अब आप लोगों ने कल करके लाना है। किसी ने कुछ पूछना है तो क्यों लिख दे, अदरवाइज मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज, कल मुलाकात होगी।